नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 18। लेक्चर 18 से हम लोग प्रॉपर गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या देख लिया था। तो भाई पिछली क्लास में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने देख लिया था भाई कि कैसे रॉलेट एक्ट के बारे में समझ लिया था, और रॉलेट एक्ट का परिणाम आपको होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया तरीके से हमने देख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेजर टॉपिक है वो हमारा है गांधीयन मूवमेंट। गांधीयन मूवमेंट में हमको देखना भाई कि वो छोटे छोटे मूवमेंट जिन्होंने गांधी जी को एक लीडर के तौर पे स्टेब्लिश किया। ध्यान देना, जो ये छोटे छोटे आपको घटनाएं दिखेंगी, चाहे वो चंपारण की घटना हो, चाहे वो अहमदाबाद की घटना हो, चाहे वो आपकी खेड़ा की घटना हो, इन घटनाओं का सबसे बड़ा जो परिणाम होता है वो ये होता है कि गांधी जी को एक लीडर के तौर पे शामिल करते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपने आरओ की परीक्षा को क्रैक कर दिया तो आपकी औकात है, दुनिया स्वीकार कर लेगी कि आप यूपीपीसीएस भी फोड़ सकते हो। अगर आपने यूपीपीसीएस फोड़ के एसडीएम बन गए तो दुनिया स्वीकार कर लेगी भाई इस बंदे में दम है, ये यूपीएससी भी फोड़ सकता है। तो जो छोटे जो उससे जस्ट नीचे वाले जो रिजल्ट रहते हैं वो बताते हैं कि आप इससे बड़ा भी कर सकते हो, लोग आपका सपोर्ट करेंगे। होता भी यही है। हमने आपको बताया कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हो रहा है, और लखनऊ पैक्ट में भारत के लगभग सभी कांग्रेसी बड़े नेता आए हुए हैं। उसी में बिहार से एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जी क्या है, लखनऊ आए हुए थे, राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है, अब जब राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ आए हुए थे तो इस अब समय क्या है कि कुछ कांग्रेसी लीडर जान चुके हैं किसको, गांधी जी को। आप समझो, गांधी जी यहाँ पे एक आम कांग्रेसी सदस्य के तौर पे मौजूद थे। तो राजकुमार शुक्ल जी का यहीं से परिचय होगा, किससे, महात्मा गांधी से। तो राजकुमार शुक्ल जी बताएंगे कि गांधी जी आप चाहो तो हमारे यहाँ चंपारण में नील किसानों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, उनके साथ कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थोपे गए हैं और वो परेशान हो गया, वो मुक्ति पाना चाहते हैं नील की खेती से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो वो गांधी जी बोलेंगे ठीक है, हम चंपारण आ रहे हैं, पहले चंपारण आके वहां की परिस्थिति को समझेंगे, फिर हम एक मूवमेंट को स्टेब्लिश करेंगे। तो होता क्या था एक्चुअली, चंपारण, बिहार का चंपारण वाला बेल्ट, बिहार जननी थी, हम लोग कह सकते हैं कि गांधी जी के मूवमेंट की। ठीक, तो यहां पे एक 3/20 हिस्से पे बेसिकली तीन कठिया पद्धति, इसको हम लोग कहते हैं कि तीन कठिया पद्धति मौजूद थी। हिंदी में इसको याद करना आप लोग, तीन कठिया पद्धति। अब आपको बताते हैं कि तीन कठिया पद्धति थी क्या और क्यों थोपी गई थी। तो देखो यहाँ पे तीन कट्ठे मतलब था कि मान लो कि आपके पास 20 कट्ठा जमीन हो, तो आपको उसमें कंफर्म था कि 3 कट्ठे पे नील की खेती ही करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट था सबको, 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी है। नील की खेती इतनी कंपलसरी तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों करा रही थी, मैंने आपसे बोला कि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, मध्यम वर्ग का उद्भव हो चुका है, और समय के साथ एज ए कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वहां से इन्वेस्टर्स भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर कुछ कंपलसरी चीज थोपेंगे नहीं तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कहां करेंगे। तो इस समय व्यापारिक फसलों में इन्वेस्ट किया था, उसमें एक आपकी थी नील की खेती। पहले भाई सब लोग सफेद सफेद कपड़ा पहनते थे और नील उसको चमका देता था। ठीक है, याद करो वो पहले नील का प्रचार आता था। तो होता क्या था कि नील की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा थी। तो जो पूरा वो बंगाल, पुराना और विभाजित बंगाल था, उस बेल्ट पे सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी, जिसमें हम लोग कहते थे बंगाल बिहार उड़ीसा वाला बेल्ट शामिल था। तो तीन कठिया पद्धति आप समझिए कि थी क्या। तो नील की खेती यहाँ पे तीन कठिया पद्धति में नील की खेती जबरदस्ती, नील की खेती फोर्सफुली कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। अब ये आगे आप लोग नोट कर जो बात नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली किसानों से हम लोग कह सकते हैं कि जबरदस्ती की जाती थी, जबरदस्ती कि भाई तुमको करना ही करना है। अब देखो होता क्या है, इसमें दो बातें। कभी भी वाणिज्यिक फसलों के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो कि ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाणिज्यिक फसलों में ज्यादा होती है। और भारत के किसानों की स्थिति तो ऐसी रही नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट हो, महल वाली सेटलमेंट हो, रैयत वाली सेटलमेंट हो, इन सभी सेटलमेंट ने इनडायरेक्टली जो पीजेंट वर्ग था, जो किसान वर्ग था, उसकी कमर तोड़ दी थी। तो यानी भारतीय किसान आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं थे, यहां पर भूमि सुधार भी नहीं हुआ। तो परिणाम ये हुआ कि ये कहते थे कि चलो भाई हम आपको अग्रिम ऋण देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट के बारे में तो किसानों को पता नहीं है, तो ये कहते थे कि भाई मैं आपको 50 रुपया पहले से दे रहा हूं, आप एक काम करो, ये 50 रुपया लागत आएगी उपजाने की नील, तो वो उपजाने वाला लागत मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप उपजाओ। तो ये उपजाते थे और इनसे कम शुल्क में क्या करते थे कि तीन कठिया पद्धति में ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कराते थे, भाई बेचोगे आप हम ही को, जो आपको अग्रिम ऋण दे रहा है उसी को ये लोग क्या करते थे कि भाई नील की जो फसल थी उसको बेच देते थे, और ये बाहर के मार्केट में उसको बहुत हाई प्राइस में बेचते थे। यानी बेनिफिट तो था, लेकिन किसको, बगान मालिक को, किसान को कोई बेनिफिट नहीं था।
और समय के साथ क्या होता है कि जो कृत्रिम नील है, कृत्रिम नील की उत्पादन हो जाती है। और कृत्रिम नील की खोज कौन करता है? तो जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम नील की खोज कर दी गई, जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब जब जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम नील की खोज कर दी गई, तो उनको पता है कि जो कृत्रिम नील है ये क्या होता होगा, इसका प्रोडक्शन इजीली हो जा रहा है। भाई अब नील की खेती से नील उत्पादन का एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है, इजीली उत्पादन हो रहा है और सस्ता होगा। तो होगा क्या कि समय के साथ जो रुचि है नील की खेती की तरफ, वो ब्रिटिशर्स की क्या होगी, गिरेगी। तो पहली बात कि अब ब्रिटिशर्स मान लो कि दे दिए कि भाई आपको दिए गए हैं अग्रिम ऋण, आप उपजा रहे हो, अब ये खरीदने से भी कई जगह मना कर देंगे। और इतना ही नहीं, चंपारण वाले बेल्ट पे कई अन्य प्रकार के भी ये लोग कर लेते थे और जबरन खेती कराते थे। और उसका प्राइस, जब मार्केट में इनको प्राइस अब कम मिलने लगा, तो ये इनको और भी कम रुपए देने लगे। तो यानी नील की खेती क्या हुई, अलाभकारी सिद्ध होगी। तो मूवमेंट कर देंगे। जब गांधी जी यहाँ पे पहुंचेंगे, तो जब किसानों का वो हाल दिख जाते तो समझ जाते हैं हाँ भाई किसानों की यहाँ पे स्थिति बुरी है, हमको इनका मदद करना चाहिए, हमको करना चाहिए मूवमेंट। तो होगा क्या कि गांधी जी को पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे वो रोकते भाई आपको नहीं जाना है, मूवमेंट साइड पे, प्रोटेस्ट साइड पे आपको नहीं जाना है, आप माहौल बिगाड़ दोगे। गांधी जी फिर बात नहीं मानेंगे, कुछ शर्तों के साथ गांधी जी को जाने दिया जाता है। बाद में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनेगी, चंपारण कृषि कमेटी बनेगी, गांधी जी भी इसके मेंबर रहते हैं। और इस कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा कि भाई जो ये 3 कठिया पद्धति है, जो ये 3/20 रूल है, 3 कठिया पद्धति, इसको समाप्त किया जाए। इस कमेटी का क्या होगा डिसीजन, अच्छा नीचे लिखा तो हूं, ठीक है। इसकी जान देना कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे गांधी जी, गांधी जी एक सदस्य के रूप में थे। तो यहां पे गांधी जी भी शामिल थे, इसके मेंबर के तौर पे गांधी जी भी शामिल थे इस कमेटी में, ठीक है, गांधी जी भी शामिल थे। अब किसान क्या देख रहे हैं कि भाई हम लंबे समय से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा आ रहा है, वो चंपारण एग्रीरियन कमेटी बना रही है और हो क्या रहा है कि 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। यानी अब क्या होगा, अब इसकी जगह पे वो क्या करेंगे, खाद्य फसलों को, उस 3 कट्टे पे भी क्या होंगे, खाद्य फसल उपजाएंगे। और खाद्य फसल उपजाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फूड की दिक्कत जो आने लगी थी वो नहीं आएगी, सबको बराबर का खाना मिलेगा। प्लस क्या किया गया, जो किसानों से मैंने बताया कि कई प्रकार की ये अग्रि और भी कर लेते थे, ठीक है, अनावश्यक कर लिया करते। तो होगा क्या कि उस अवैध वसूली को भी इन्होंने लौटवा दिया, 25% हिस्सा उसको किसानों को लौटवा दिया गया, अवैध वसूली का जो इनसे लूटा गया था। अब जैसे ही 25%, जैसे ही 3 कठिया पद्धति को खत्म किया जाएगा और 25% हिस्सा किसानों को संभाल जाएगा, गांधी जी यही क्या कर देंगे, यही मूवमेंट को सफल घोषित करेंगे और कहेंगे कि हम मूवमेंट को कैंसिल करते हैं, सफल घोषित करेंगे। आप समझना, अब मूवमेंट को यहां पे गांधी क्या किया, सफल घोषित किया और मूवमेंट खत्म। अब यहां पे 2 इंपैक्ट है। एक तो गांधी जी की इमेज समझना, गांधी जी की इमेज क्या होगी, एमजी यानी महात्मा गांधी की इमेज क्या होगी, ऐसे बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, ठीक है। आप बताओ, गांधी जी की इमेज बढ़ गई। अब बताओ महात्मा वर्ड क्या गांधी जी को किसने दिया था और कब दिया था? महात्मा गांधी, भाई महात्मा तो टाइटल ना, तो महात्मा पद गांधी जी को कब मिला और किसने दिया, यहीं से उसका संबंध है। तो महात्मा गांधी की इज्जत क्या हुआ, ऐसे बढ़ गई। अब चंपारण के बाहर जब किसान जाएंगे अपने रिश्तेदारों के पास, तो बताएंगे भाई गांधी जी आए थे और ऐसा ऐसा वो करती हैं। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, हमको हमारा पैसा लौटाना पड़ा, भाई जो हमको जबरदस्ती खेती करा रहे थे, इतना दिन से मूवमेंट कर रहे थे, आए समाप्त कर दिए। तो गांधी जी का क्या होगा कि गांधी जी के बारे में फैलना बातें शुरू हो जाएगी। गांधी जी की यहीं पे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कितने लोग दे देते हैं, उनको एक देवता के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा कि गांधी जी अगर बोल दिए कि हम ये काम कर लेंगे। यही कारण है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब गांधी जी कहते हैं कि हमारा स्वराज उद्देश्य रहेगा, ठीक है, कि हम 1 साल के भीतर क्या करेंगे, स्वराज प्राप्ति कर लेंगे, तो भारतीय किसानों ने सबने मिलकर हिस्सा लिया था कि भाई गांधी जी ने अगर किया कहा है कि 1 साल में स्वराज लेंगे तो गांधी जी ले भी लेंगे। दूसरा, इसी के बाद से गांधी जी यहां पे पहुंच जाते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद का एग्जैक्ट डेट कोई बताएगा क्या आप में से? चलो अहमदाबाद का एग्जैक्ट डेट आप लोग कमेंट करो। अब यहां पे क्या था, यहां पे आपने किसान के बीच में इज्जत किया। अब यहां पे गांधी जी का आप देखोगे कि भाई उनका लेबर के बीच में, लेबर के बीच में रिस्पेक्ट कैसे बढ़ रहा है। अब देखना होता क्या था, ये दौर याद करो मेरे भाई, यहां पे प्लेग नामक एक महामारी का दौर है। और जब प्लेग आती थी तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। लेकिन अगर इस प्लेग महामारी की वजह से कंपनियां बंद हो गई तो होगा क्या, तो भाई पूरा रोजी रोटी ही, मतलब पूरी इकोनॉमी ही क्या होगी, इंग्लिश की खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीजों के लिए अब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी डिपेंड है भारतीयों पे। तो वो जो यहाँ पे मील मजदूर थे उनसे कहेंगे, मतलब मील मालिक मील मजदूरों को कहेंगे कि भाई अगर कोई रिस्क लेके अपना जान खेल के प्लेग के दौर में भी हमारे यहाँ काम करेगा तो हम उसको प्लेग बोनस देंगे, हम उसको क्या करेंगे, प्लेग बोनस देंगे।
ओके, समय के साथ क्या होता है कि प्लेग नामक बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक, थोड़ा कम हो जाता है। अब जो लेबर भाग गए थे कारखाना छोड़ के, वो लेबर आने लगेंगे। तो हमारे इनके कहने का मतलब है कि भाई कि पहले क्या था, पहले डिमांड ज्यादा था, लेबर कम थे, तो इन्होंने लेबर को प्लेग बोनस देना स्टार्ट किया। अब जब लेबर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, डिमांड से ज्यादा लेबर आ जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि हम प्लेग बोनस क्यों देंगे, तो ये प्लेग बोनस देने से मना करते हैं कि भाई हम प्लेग बोनस नहीं देंगे। किसको? कि मिल मजदूर, जो मिल मालिक थे वो कहेंगे कि भाई अब नो प्लेग बोनस, हम नहीं देंगे प्लेग बोनस। क्या करेंगे? नो प्लेग बोनस, ठीक है, ठीक, बाकी नहीं मिलेगा आपको बोनस, जॉब कुछ भी कर लो। बाद में जब ये लोग विरोध करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम 20% देना स्टार्ट करेंगे, 20% बोनस दे देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे। अच्छा, लाठी इनकी मतलब कानून इनका, संरक्षण करता है इनका, तो इनकी बात कोई मानेगा नहीं। अब यहीं पे होता क्या है कि गांधी जी की एंट्री होगी। गांधी जी को पता चलेगा भाई कि इन्होंने काम करवाया और अभी प्लेग बीमारी मौजूद है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती का अड़ गए हैं, क्योंकि अब इनको लोगों को रोकना नहीं पड़ रहा है, लेबर्स को रोकना नहीं पड़ रहा है। गांधी जी कहेंगे ठीक है मैं इस मूवमेंट को लीड करूंगा। अच्छा, ये मूवमेंट जो हो रहा था, ऐसा नहीं कि केवल ब्रिटिशर्स मिल मालिकों के तहत हो गया था, यहां पे कुछ भारतीय मिल मालिक भी थे, ठीक है, जो इस प्लेग बोनस में शामिल थे। इसमें कहा जाता है कि अंबालाल साराभाई भी शामिल थे। अंबालाल साराभाई एक ऐसे भारतीय थे, इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में दान भी दिया था। ये भारतीय स्वतंत्रता में खासतौर पर गांधी जी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहते थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। इनकी भी इच्छा थी कि जो मजदूर है उनको प्लेग बोनस मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये पहले ही या अपनी तरफ से अपने मजदूरों को प्लेग बोनस देते तो सारे मिल वाले क्या करते, इनका विरोध करते थे। और इसमें देखेंगे गांधी जी का साथ जो देती हैं वो अनुसुईया साराभाई देती हैं, और ये अंबालाल साराभाई की क्या थी, अंबालाल साराभाई की बहन थी। तो आपको देखने को मिलेगा कि गांधीयन मूवमेंट में अगर महिलाओं की भूमिका पूछे तो आप अनुसुईया साराभाई का नाम जरूर लिखना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महात्मा गांधी का, एमजी यानी महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। ये बहन थी किसकी? अंबालाल साराभाई, जो कि मिल मालिक थे और इनकी बहन थी, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद साथ दिया था। हालांकि कहा जाता है अंबालाल साराभाई का भी समर्थन था, बस खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो गांधी जी का अब रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो यहां पे रिजल्ट है, ठीक, रिजल्ट। गांधी जी क्या करेंगे, जब हड़ताल यहां पे कर देंगे अहमदाबाद में, जब क्या करेंगे गांधी जी हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हड़ताल पे कब बैठे, तो यहीं पे अहमदाबाद में बैठे थे। तो जब गांधी जी अहमदाबाद हड़ताल में बैठेंगे तो वो बोलेंगे क्या कि प्लेग बोनस जो 20% वो देने को तैयार थे उसको 35% करा देंगे। भाई ठीक है, आप लोग को 35% बोनस दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है कि गांधी जी क्या करेंगे, मूवमेंट को समाप्त करने के। ये पार्शियली रिजल्ट मिल गया, पार्शियली का 20% को लगभग 35%, जितना वो दे रहे थे लगभग उसका दुगुना दिलवा रहे हैं। भाई 20 का 40 ही होगा, 35% तो दिलवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब तक आपने देखा कि पीजेंट वर्ग के बीच में गांधी जी की इज्जत, चंपारण ने क्या किया, गांधी जी की इज्जत क्या किया, किसानों के बीच में, और अहमदाबाद ने क्या किया, लेबर्स के बीच में। और भारत में मैक्सिमम है कौन, किसान और लेबर। तो धीरे धीरे ये किसान और लेबर का जब दूसरे किसान और लेबर से जुड़ा होगा तो ये क्या करेंगे, गांधी जी की महिमा मंडन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, खूब बढ़ेगा महिमा मंडन। इसी बीच में एक घटना आती है आपकी खेड़ा में, खेड़ा वाली भी घटना 1918 की है, ठीक है। अब यहां पे देखो होता क्या है, खेड़ा वाली घटना आपसे पूछेगा कि लेबर वर्ग से संबंधित था या पीजेंट वर्ग से संबंधित था। तो खेड़ा वाली जो घटना थी ये पीजेंट मूवमेंट था, ठीक है। ये क्या है, पीजेंट मूवमेंट था, यानी किसान विद्रोह था, ठीक है। हिंदी में जब सब लिख रहे हैं तो एक अच्छा इंग्लिश में क्यों, ठीक है। तो ये भी क्या था, यहां पे किसानों ने आंदोलन किया हुआ था, किसानों ने विरोध किया था। विरोध ऑलरेडी किया हुआ था, ऐसा नहीं कि गांधी जी के तो किसानों ने विरोध कर दिया, ऑलरेडी यहां पे चल रही थी। किस बात को लेके, लगान माफी को लेके। अब देखो हुआ क्या था कि एक्चुअली इस बीच में यहां पे खरीफ की फसल बहुत ज्यादा, मतलब खेड़ा वाले बेल्ट में क्या होता, खरीफ की फसल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। खरीफ की फसल यहां पे ज्यादा खराब हो गई थी, यहां पे लिख देते हैं खरीफ की फसल यहां पे बर्बाद हो गई थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो जो खेड़ा के किसान थे उन्होंने कहा भाई कि हमको लगान माफ की, उन्होंने मांग की, ठीक है। एक रूल भी था, अगर जो उत्पादन हो रहा है अगर उसके 25% उसका उत्पादन नहीं हुआ, मान लो प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल भाई 10 क्विंटल का उत्पादन हुआ हो, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, 10 क्विंटल का उत्पादन हुआ हो, तो अगर इस बार आपका उत्पादन 25% यानी 2.5 क्विंटल है, ठीक है, 2.5 क्विंटल है, तो आपको जो लगान है वो देना रहता था।
तो जब लगान माफी की इन्होंने मांग की तो इन्होंने एक कमेटी बैठाई, कुछ अध्यक्ष कुछ लोग आते हैं, जांच करते हैं, वो बताते भी हैं यहाँ फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उसके बावजूद लगान की माफ नहीं करा रहे। तो यहाँ पे ये मांग किसका था? लगान माफ की मांग किसानों की मांग थी। यही क्या थी? किसानों की मांग थी कि भाई लगान की माफी करनी चाहिए, लगान को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, लगान को माफ कर देना चाहिए। गांधी जी जाएंगे, लगान माफी को लेके क्या करेंगे? यहाँ पे मूवमेंट कर देंगे। ठीक है, बहुत तगड़ा मूवमेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद से रिजल्ट क्या निकलेगा? इस बीच में दो घटना होती हैं। रिजल्ट ये निकलता है, पहले बात तो रिजल्ट, यहाँ पे परिणाम हम लोग देखते हैं गांधी जी के मूवमेंट का क्या रिजल्ट निकलता है। ये रिजल्ट निकलेगा, कहा जाएगा कि भाई जो सरकार कहेगी कि एक आदेश सरकार जारी करेगी और कहेगी जो सक्षम किसान है केवल वही लगान अदा करेंगे। वही क्या करेंगे? वही लगान अदा करेंगे। वही लगान अदा करेंगे। अर्थात जो लगान लिया जाएगा वो कौन देगा? केवल के और केवल वही देगा जो सक्षम किसान है, जो अक्षम किसान है वो नहीं देंगे। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये वही लगान अदा करेंगे, ये तो वही बात है, अब तो किसानों के मन पे छोड़ दिया गया। इस बीच में एक घटना और क्या होती है, तो खरीफ की फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन रबी का जो सीजन आता है वो बहुत ही हम लोग कैसे इन्वायरमेंटो फ्रेंडली बन जाता है, क्लाइमेट फ्रेंडली बन जाता है, और रबी की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। तो किसानों का क्या कि जो आर्थिक स्थिति थी जिसकी वजह से वो लगान देने के लिए मना कर रहे थे, वो स्थिति सुधर जाती है। तो कहा जाता है कि कुछ किसान भाई कुछ किसान रेडी सक्षम भी हो गए थे कि वो जो एक डिमांड लगान था वो दे सकते थे। इसी के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई ये काम करो, जो दे सकते हैं वो दो, यानी जो अक्षम थे, जो छोटे किसान थे, उनको माफ करा दिया। तो आप तीन परिणाम देख रहे हो। पहले में तीन कटिया को समाप्त करते हैं और 25% पैसा लौटवा देते हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं? बोनस को 35% करवा दे रहे हैं। तीसरे मूवमेंट में क्या कर रहे हैं? भाई जो गरीब किसान है, जो छोटे किसान है, उनसे कह रहे हैं कि भाई आप लगान ना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो प्राइमरी हम लोग कह सकते हैं कि इनके द्वारा किया गया सफलता था, भारत के क्षेत्रीय मूवमेंट था इनका। अब गांधी जी यहां से एक नेशनल लीडर बन चुके हैं। 1919 का दौर आते आते गांधी जी क्या है? भारतीयों के मन में इज्जत पा चुके हैं। कांग्रेस भी समझ चुकी है कि इस बंदे में दम है, हमको भी इनका सहारा लेना पड़ेगा, इनके प्रिंसिपल्स में दम है। वो सत्य, अहिंसा, वो आश्रम वाली पॉलिसी, वो रोको चलाओ रोको वाली पॉलिसी। ठीक है, तो गांधी जी, गांधी जी आप देख रहे हो कि छोटी छोटी सफलताएं पा रहे, तो गांधी जी मूवमेंट को रोक दे रहे हैं ताकि दमन ना करे सरकार की दमनकारी नीति को वो रोकना चाह रहे हैं। उनको पता कि गवर्नमेंट से जो पा जाओ पहले ले लो, फिर सोचेंगे कि अगले के लिए फिर कभी मांग कर लेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद फिर मांग करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे अपना वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रीजन क्या है, तो हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ने क्या किया कि भाई भारतीयों के मन में रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या होता है, इंडायरेक्टली जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कि भारतीय विरोध कर रहे थे। अब हमको पता है हजारों लोग की संख्या में मार दिए गए, और जो मरवाया है ओडायर उसको इज्जत मिलती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई ये हत्याकांड जरूरी था, ठीक है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो भारतीय नाराज तो हो गए। अब उनके दिमाग में कि मौका मिला था तो इनको चखाते मजा। वर्ल्ड वार वन चल रहा था इस समय, हमको पता है 1914 से ही आपका वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट है। वर्ल्ड वार 1 ने जो निगेटिव इन्वायरमेंट यहां फैलाया, ठीक है, जो निगेटिव परिस्थितियां हम लोग कह सकते हैं, परिस्थितियां यहां पैदा की, उसने भी जनता को क्या बहुत ज्यादा परेशान किया। जैसे भाई अब आप युद्ध में हो तो भारत में आर्थिक विकास या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट देख नहीं पा रहे हो, अब जबरदस्ती का कानून ला रहे हो। तो वर्ल्ड वार 1 ने क्या किया, पे गरीबी बेरोजगारी को बहुत ज्यादा जन्म दिया। ठीक है, अब वर्ल्ड वार 1 में आप भारतीयों को शामिल कर रहे हो, भारतीयों को शामिल करो तो क्या हो रहा है कि भाई भारतीय मर भी तो रहे हैं आपकी रक्षा में। तो उसने क्या हुआ कि जो जनधन की नुकसान हुई, उसने यहाँ पे असंतोष को बढ़ावा दिया। उस निगेटिव परिस्थितियों ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया, असंतोष को भरा था। और गांधी जी हमको पता है, मैंने बोला था कि इस समय गांधी जी संपूर्ण भारत घूम रहे हैं, तो इस असंतोष को वो संपूर्ण भारत में महसूस कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी एक चीज देखते कि भाई कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा क्या कमजोर थी। इस बीच में इसी वर्ल्ड वार 1 ने एक हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की अपॉर्चुनिटी दे दी, और वो क्या था, वो दौर था खिलाफत मूवमेंट का। ठीक है, हमको पता है वर्ल्ड वार 1 में जो मित्र पक्ष था उसमें यूके शामिल था, और जो शत्रु पक्ष था, जो दूसरा गुट था, उसमें मिस्र ऑटोमन साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य शामिल था। और मिस्र या हम लोग बेसिकली ऑटोमन साम्राज्य को खलीफा के द्वारा लीड किया जाता था। खलीफा बहुत पावरफुल था और खलीफा का पद इस्लाम धर्म में टॉप पे था। ठीक है, तत्काल में टॉप पे था। तो होता क्या समझो, एक सेवरेस की संधि होती है, ध्यान देना, एक क्या होता है, एक सेवरेस की संधि होती है, जिसको दिमाग में आप लोग रखना। सेवरेस की संधि के साथ क्या किया गया कि जो खलीफा की ताकत थी, खलीफा की ताकत को समाप्त कर दिया गया। सेवरेस की संधि, या इसी को सेवर्स की संधि भी कहते हैं, सेवर्स की संधि, ये याद रखना आप लोग। इस सेवर्स की संधि से क्या किया गया,
ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया अर्थात खलीफा की ताकत कमजोर, तो क्या होंगे, जो कहीं धार्मिक जो रूढ़िवादी मुस्लिम होंगे उनको बड़ा दुख होगा। हमारे यहाँ का तो कोई मुद्दा नहीं है, खिलाफत मूवमेंट हमारे यहाँ का मुद्दा नहीं है, लेकिन हो कहा रहा मूवमेंट भारत में, तो इसके लिए हमने खलीफा के लिए क्या किया, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। तो टारगेट क्या था, खिलाफत मूवमेंट का टारगेट क्या था, देखो यहाँ पे मैंने टारगेट, इसका लक्ष्य लिखा है कि खलीफा के सम्मान, शक्ति एवं सर्वोच्चता की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, ये इनका टारगेट था। और इसके लिए जो बेसिकली मूवमेंट को कर रहे थे वो अली बंदे थे। वो कौन थे, वो अली बंधु थे। तो अली बंधुओं के द्वारा इसको लीड किया गया था। अब आप अगला होमवर्क आपको दूंगा, अली बंदी कौन थे। ठीक है, अली बंधु के द्वारा ये मूवमेंट चला जा रहा था। आपको बताना कि भाई अली बंधु वो थे कौन। ठीक है, अली बंधु के द्वारा जो मूवमेंट चला जाता था वो अली बंधु थे कौन, यहां पे आपको बताना है। ठीक है, क्या उसमें एक शौकत अली थे, तो दूसरे पर्सनालिटी कौन थे आपको बताना होगा। ठीक है, ये आपका काम है, ये तो आपको बताना है। अली बंधु का नाम होमवर्क है, अब HW लिख देता हूं। ठीक है, गांधी जी जाएंगे, बोलेंगे यार कि हम खिलाफत मूवमेंट में साथ हैं आप लोग के, आप लोग क्या करिए, एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाइए, हम मूवमेंट को लीड करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ऊपर मूवमेंट को आप लोगों ने देख लिया है, तो लोगों को पता है गांधी जी मूवमेंट को बढ़िया लीड कर लेंगे। गांधी जी को लगा भाई कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ पाएगी कि भाई मुस्लिमों के धार्मिक अस्तित्व की स्थापना के लिए क्या हुआ कि हिंदू समर्थन दे रहे हैं। ठीक, तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगा। इलाहाबाद में बेसिकली खिलाफत, जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी, उसके कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। कहां पे, इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक को स्वीकार किया गया था और यहीं पे डिसाइड किया गया कि हम लोग यहीं से इसी से एक मूवमेंट को ऐड करेंगे जिसका नाम होगा क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब करने का डेट कब डिसाइड किया गया, तो 1 अगस्त 1920। ये 1 अगस्त भी याद रखना, ये भारतीय इतिहास का सबसे बुरा दिन भी है। 1 अगस्त 1920 में भारतीय इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक, समझाऊंगा क्यों। भाई पहली बार एक नेशनल मूवमेंट बनने जा रहा है। अच्छा देखो, खिलाफत मूवमेंट के ही समय मैंने आपको मोपला विद्रोह पढ़ाया था। ठीक है, आप याद करो, जब मैंने किसान और जनजाति आंदोलन पढ़ा था, तो या नागरिक आंदोलन, वहां मैंने आपको मोपला मूवमेंट के बारे में बताया था। तो यही खिलाफत मूवमेंट के ही समय का होता है, मोपला मूवमेंट होता है। कहां पे, केरला वाले बेल्ट पे। वो पूरी कहानी आपको समझाया मेरे भाई, आप वहां पे चलोगे, झूठ में 2-4 मिनट का टाइम जाएगा, तो छोड़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा है, स्वीकृति और अस्वीकृति। गांधी जी भाई पहली बार क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स के अगेन एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होने जा रहा है, वो भी अखिल भारतीय स्तर पे। तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रोज और कॉन्स निकलेंगे। तो जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे उसको सोच के कई सारे लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विरोध करेंगे और कई लीडर्स क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का समर्थन करेंगे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का समर्थन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमने समझे। एक मैं यहां पे फैक्ट बताना चाह रहा था कि अबुल कलाम देखो, यहां पे क्या है कि गांधी जी के साथ कई सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे। जैसे अबुल कलाम आजाद जी का जो समर्थन था वो गांधी जी की तरफ था, उसमें जिन्ना का भी चेहरा था, जिन्ना भी गांधी जी के समर्थन में थे। जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट का विरोध किया था, उन्होंने गांधी जी को सुझाव दिया था कि आप धार्मिक जो लीडर थे उनका साथ मत दो। ठीक है, ये नेशनल मूवमेंट के इतर हैं, इनका साथ मत दो, यानी उन्होंने अली बंधुओं का साथ देने से मना किया था गांधी जी को। ठीक है, तो यहां पे मैं बताना ये चाह रहा था कि अबुल कलाम आजाद ने जो खिलाफत मूवमेंट है उसका प्रचार किया, उसकी बातों को भारतीय जनमानस को जागरूक करने के लिए यूज किया। तो उन्होंने जिन पत्रिका का सहारा लिया था वो था अल हिलाल और कॉमरेड। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो तो यहीं कहीं लिख दो अल हिलाल, ये यहीं पे ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया ना, इसको काट दो, अल हिलाल प्लस कॉमरेड, ये दो पत्रिकाएं थी। ये दो पत्रिका थी किसकी, अबुल कलाम आजाद जी का, अबुल कलाम आजाद जी का। ठीक है, ध्यान देना, अबुल कलाम आजाद जी का। इन्होंने इसके माध्यम से जो खिलाफत मूवमेंट था उसकी बातों को जो आम जनमानस था उसको जागरूक करने के लिए यूज किया। ठीक है, उसकी बातों का उनको जागरूक करने के लिए यूज किया। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। ठीक, ये हम लोग दिमाग में रखेंगे। स्वीकृति और अस्वीकृति को देखो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप सोचो, जो लोग थोड़ा सा
हितैषी होंगे किसके, ब्रिटिशर्स के, या जो लोग इसके निगेटिव पॉइंट से बहुत आहत होंगे वो क्या करेंगे, वो इसको अस्वीकृति देंगे और बाकी लोग स्वीकृति देंगे। तो हमको क्या है, हमको दिमाग में रखना होगा कि हम इसकी स्वीकृति को और इसकी अस्वीकृति को दोनों को ही दिमाग में रखेंगे, भाई किसने स्वीकृति दिया और किसने अस्वीकृति प्रदान किया था। इसको समझिए, सिंपल सा तरीका समझेंगे। अस्वीकृति कौन देगा, सोचो अस्वीकृति कौन देगा। तो पहली बात, इसमें जो गरम दली लीडर्स थे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी शिक्षा का विरोध किया जाएगा, ब्रिटिश न्यायपालिका का विरोध किया जाएगा, यानी ब्रिटिश जो न्याय व्यवस्था उसका विरोध किया जाएगा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, सब स्वदेशीकरण करेंगे, हम लोग उपाधियों का भी त्याग करेंगे। तो ये कार्यक्रम इसमें चलाएगा, ठीक है। जैसे जब इन्होंने बोला कि हम उपाधियों एवं अवैधानिक जो पद हैं उनका त्याग करेंगे, तो त्याग में क्या होगा भाई, असहयोग आंदोलन जब आरंभ होता है तो केसर ए हिंद की उपाधि जानना वापस कर दी थी किसने, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जो केसरी हिंद की उपाधि थी वो उपाधि वापस कर दी गई। जमनालाल बजाज द्वारा क्या किया गया, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी गई। तो असहयोग आंदोलन के पूर्व क्या हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जिसको त्यागा गया, जैसे उपाधियां त्यागी गई, कुछ लोग क्या करेंगे, जो पद थे वो त्यागेंगे, सरकारी जो स्कूल है वो त्यागे जाएंगे, सरकारी जो ऑफिस हैं वो त्यागे जाएंगे। तो कहने मतलब कि इसमें बहिष्कार मूवमेंट भी इनडायरेक्टली चलता है। तो इसमें जो गरम दली लीडर्स थे उनके द्वारा इसको त्याग दिया गया कि भाई हम क्या करेंगे, हम इसमें साथ नहीं देंगे। इसके अलावा जिन्ना खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट थे और इसी से जोड़ के इसको स्टार्ट किया गया, तो जिन्ना का भी इसमें समर्थन नहीं था। अब समय के साथ देखो एनी बेसेंट का झुकाव किधर हो चुका है, एनी बेसेंट का झुकाव हो चुका है ब्रिटिशर्स की तरफ, तो एनी बेसेंट इसमें साथ नहीं देंगे, तो ये लोग साथ नहीं देंगे। साथ कौन देगा, तो भाई अखिल भारतीय खिलाफत मूवमेंट में जितने लोग जुड़े थे, अली बंधु जुड़े थे तो अली बंधु साथ देंगे, अबुल कलाम आजाद इसमें साथ देंगे, बड़े नेहरू इसमें साथ देंगे, यानी मोतीलाल नेहरू जी इसमें साथ देंगे। तो ये स्वीकृति वाले बंदे थे और ये अस्वीकृति वाले बंदे थे। शंकर नायर ने भी अस्वीकृति दी थी। तो कौन साथ दिया कौन साथ नहीं दिया, सिंपल बातें समझना, ये कहीं नोट कर जाना, किसने साथ दिया था और किसने साथ नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे कमेंट किया सकता है कि सर केसर हिंद की उपाधि त्याग दी आपने, किसने त्यागी नहीं बताया, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने त्यागी थी। तो ये एक बार फ्लो में छूट गया है, ठीक है, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो हमने देखा कि भाई कार्यक्रम क्या था वो समझ लिया, अब सब चीज लिखा नहीं हो वो चीज, वो कहीं नोट जरूर करना आप लोग, ठीक है। अब बात आती है कि कांग्रेस ने क्या समर्थन दिया या नहीं दिया, इसकी बात बताओ। क्योंकि भाई इसमें मैंने क्या बताया कि कांग्रेस को खुद लगा कि हमको गांधी का साथ पकड़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस बोलेगी ठीक है हम समर्थन देंगे, लेकिन उनको होता कि इसके लिए क्या होगा, वो नागपुर अधिवेशन होता है 19, ठीक है, नागपुर अधिवेशन का वेट करेंगे। नागपुर अधिवेशन के बारे में आपको पढ़ाया हुआ हूं ऑलरेडी, ठीक है, बस यहाँ पे आपको लिख देता हूं। नागपुर अधिवेशन आपका होता है 1920 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वीर राघवाचारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहां पे क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस समर्थन देगी, कांग्रेस को द्वारा क्या किया जाएगा, समर्थन जाएगा, यानी एक बड़ी पार्टी ने यहां पे समर्थन दे दिया, सबसे बड़ी पार्टी जो तत्काल में थी। और गांधी जी यहां यही नहीं करेंगे, गांधी जी एक बात और भी करते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थन में बोलेंगे यार तुम्हारा समर्थन करने से कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो तुम्हारे पास लोग ही नहीं है, तो पहली बात कांग्रेस का आकार बढ़ाओ। तो वो कई यहाँ पे मुद्दे स्टार्ट करेंगे। वो बोले भाई कि जिनकी उम्र क्या है 18 से वर्ष से अधिक हो गया है, वो केवल 4 आना देखिए, ठीक है, 4 आना देखिए, 4 आना मतलब 25 पैसे के बराबर होगा, ठीक है, 4 आना देखिए वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। आज फ्री मिल रहा है ना, तब क्या था, 4 आना देखिए गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता दिलाते थे, कंडीशन था 18 ईयर प्लस आपको होना चाहिए। अब देखो दूसरी क्या बात थी, उन्होंने बोला कि भाई कि जो आपके ऑफिसेस खुल रहे हैं वो ऑफिसेस अब ग्रामीण स्तर पे भी खोलना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज दिमाग में रखें कि ग्रामीण स्तर पे खोलना चाहिए। भाई आप ईयरली क्या कर रहे हो कि एक अधिवेशन बड़ा सा कर रहे हो, लेकिन अगर, और ये अधिवेशन नॉर्मली कब होता था, दिसंबर में, तो दिसंबर के पहले, जनवरी से दिसंबर के बीच में अगर कोई दिक्कत आ गई तो क्या करोगे, तो भाई जैसे क्या है मंत्रिमंडल, ठीक है, होता क्या ना कि इस तरह से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, ठीक। अब समझो बात, किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, तो क्या होता है भाई कि मंत्री परिषद से मंत्रिमंडल तैयार हुआ, फिर किचन कैबिनेट का टर्म्स तैयार हुआ, इसी तरीके से क्यों तैयार किया गया, ये इस वजह से भाई जो महत्वपूर्ण विषय आ जाते हैं भाई कि उसको जल्दीबाजी में उसके फैसले लिए जा सके, बाकी सब लोग स्वीकार करेंगे, ठीक। तो गांधी जी इसी आधार पे बोलते हैं कि भाई एक कार्यकारी समिति गठन करो, और जो कार्यकारी समिति का गठन करोगे उसमें 15 सदस्य होंगे। तो इसी में 15 सदस्यीय एक कार्यक्रम चलता है, 15 सदस्यीय एक कार्यकारी क्या होता है कि बेसिकली कार्यकारी समिति का गठन की जाएगी, कांग्रेस के अंदर एक कार्यकारी समिति का गठन होगा, ओके।
तो यानी ताकि क्या है, इंस्टेंट डिसीजन लिया जा सके। आप देखोगे यही चीज जब गांधी इरविन पैक्ट को गांधी जो स्वीकार करते हैं तो मार्च में ही वो थी कि इसको मार्च में ही कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। क्यों? अगर ये नहीं बना होता तो कैसे एक्सेप्ट कर लेते कांग्रेस? भाई दिसंबर का इंतजार करो, जब मीटिंग करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। ऊपर से क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई इतना ही नहीं, एक अखिल भारतीय समिति भी बनाओ जो कि 350 सदस्यों की हो। 350 सदस्यों वाली कांग्रेस के अंतर्गत ही क्या होनी चाहिए? देखो, जिसको पता है कि मूवमेंट कैसे चलाना है वो चलाना है, सदस्य वाली एक अखिल भारतीय कमेटी भी होनी चाहिए। एक अखिल भारतीय कमेटी होनी चाहिए, एक अखिल भारतीय कमेटी भी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? आप देखो कांग्रेस में डिसीजन बहुत प्रभावी तरीके से जल्दीबाजी में होगा। जो बड़े बड़े लीडर्स होंगे वो 15 सदस्यीय कमेटी में शामिल होंगे, जिसमें अध्यक्ष सहित जो अन्य लोग होंगे, सचिव वचिव। ठीक है, तो हमने देख समझ लिया कि कांग्रेस में क्या सुधार किया गया। इस बीच में एक घटना क्या आती है कि इधर दोपहर में डिसाइड था कि भाई कि स्टार्ट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और तिलक जी की इसी समय डेथ हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। और तिलक जी गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। कहा जाता है कि गांधी जी को इससे बहुत ज्यादा आहत भी हुआ, तिलक जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, और स्वराज के बहुत बड़े समर्थक थे तिलक जी। और स्वराज के टारगेट क्या था? इसका भी टारगेट था कि भाई कि हम 1 साल में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। तो अब इतना बड़ा मूवमेंट चलाना तो भाई पैसा भी चाहिए। तो गांधी जी तिलक, अब चूंकि तिलक क्या है, इमोशन का विषय बन गए हैं, तो गांधी जी इन्हीं के नाम पे क्या है, तिलक स्वराज फंड की घोषणा करते हैं। और महज 6 महीने में 1 करोड़ रुपए इस तिलक स्वराज फंड में इकट्ठे हो जाते हैं। कितना? 1 CR। जो मैंने क्या बताया, गांधी जी को व्यापारी वर्ग का भी बड़ा साथ मिला था, उन्होंने इसमें खूब फंडिंग किया। तो 1 करोड़ रुपए सोचो उस समय 1920 में जमा हो जाते हैं 6 महीने में। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 की घटना है, इसमें तिलक जी की क्या होती है, तिलक जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तिलक जी की इसमें क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन बन गया कि जब तिलक जी की मृत्यु हो गई तो उनकी अर्थी को किसने कंधा लगाया था? तो ध्यान देना, गांधी जी ने इनको कंधा दिया था। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है 2016 में शायद। ठीक है, तो गांधी जी ने, MG यानी गांधी जी ने, और इनके साथ क्वेश्चन था कि गांधी जी के साथ किस मुस्लिम लीडर ने कंधा दिया था? तो मैंने बोला कि अली बंधु का यहाँ पे काफी रोल है, तो शौकत अली ने कंधा दिया था। महात्मा गांधी और शौकत अली, महात्मा गांधी जी के साथ शौकत अली ने इनको कंधा दिया था। ठीक है, लिख दो भाई, आप लोग बाद में भुला जाओगे, कंधा दिया था। ये पेपर में जहां तक मैं समझ रहा हूं 2016 के प्रीलिम्स में ये पेपर बन गया, क्वेश्चन बन गया हुआ है 2016 के प्रीलिम में, यूपीपीसीएस में। ओके, अच्छा, अब ये सारा काम का मैंने बोला कि जब बहिष्कार मूवमेंट हमने स्टार्ट किया, भाई स्कूल छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो हम कुछ पॉजिटिव वर्क भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, काशी विद्यापीठ की हम क्या करेंगे, काशी विद्यापीठ की नींव रखी जाएगी। और काशी विद्यापीठ की नींव कौन रखता है? शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। दंदना शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा काशी विद्यापीठ की नींव रखी जाती है। और इतना ही नहीं, शिव प्रसाद गुप्ता जी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। ठीक है, गुप्ता जी लोग खुश हो गए होंगे कि भाई जो काशी विद्यापीठ है इसकी स्थापना हमने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भाई मैंने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, क्यों? अभी AMU की पहली महिला कुलपति बनी है, मैंने AMU का पूरा हिस्ट्री पढ़ा था। अब चलो AMU के बारे में 25-30 सब बताओ, स्थापना कब हुआ, किसने इसकी स्थापना की, और अभी रिसेंट में इनकी पहली महिला कुलपति कौन बनी, ये सारी बातें आप लोग बताओ। अभी अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जा रहा था, तो इस पे शायद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो AMU के बारे में आपको 20 से 30 शब्द आपको लिखना है, 40 शब्द लिखो, 2 या 4 बातें लिखो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ AMU के बारे में, गूगल करके लिखो, लेकिन लिखो, तैयार करो आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। शिव प्रसाद गुप्ता को लोग एक टर्म देते थे, वो कहते थे ये भारत रत्न, या हम लोग कहें बेसिकली राष्ट्र रत्न की इनकी उपाधि जाती थी। तो राष्ट्र रत्न किसे कहा जाता था? तो शिव प्रसाद गुप्ता जी को कहा जाता। इतना ही नहीं, इन्होंने वाराणसी में क्या किया था, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने, इन्होंने वाराणसी में, पेन चेंज करना चाहिए, इन्होंने वाराणसी में भारत माता मंदिर की स्थापना भी की थी। किस चीज की? भारत माता मंदिर की इनके द्वारा स्थापना की गई। ठीक है, भारत माता मंदिर। थोड़ा लास्ट में पेन पता नहीं क्यों जा रहा, तो चल नहीं रहा है, बार बार वो दिक्कत कर रही है, रुकिए डिलीट करते हैं उसको। ठीक है, यहां पे देता हूं, भारत, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले भी नहीं चला था, माता मंदिर। ठीक है, भारत माता मंदिर की इन्होंने वाराणसी में स्थापना, और इसका उद्घाटन भी करा था कि गांधी जी से ही करवाया था इन्होंने। ठीक है, गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया। तो ये हो गया आपके
बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नाम उनका है क्या, शिव प्रसाद गुप्ता, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता। और ये हो गया आपका भारत माता मंदिर की इनके द्वारा वाराणसी में स्थापना की गई, ठीक है, ये बात हमने सीख लिया। अब देखो होता क्या है, गांधी जी कहते हैं देखो भाई हमारी बात नहीं मानोगे तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में आप गोरखपुर आते हो, हमारे गोरखपुर में, ठीक है, हमारा आपका अपना गोरखपुर, ठीक है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जहाँ से हैं, तो बस गोरखपुर से थोड़ी ही दूर पे दूर, मतलब जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है चौरी चौरा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर में एक लोकेशन था जिसका नाम था चौरी चौरा, चौरी चौरा। तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक लोकेशन में क्या होता है कि एक हत्याकांड होता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, ठीक है। क्यों भाई, एक सेकंड, ऑन तो है, अच्छा चार्जिंग ऑन नहीं था तो वो आ गया था मैसेज की बैटरी मतलब बंद होने वाला कंप्यूटर। तो चौरी चौरा नामक लोकेशन में क्या हुआ कि बेसिकली निहत्थी भीड़ पे पुलिस की तरफ फायरिंग करी जाती है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। अब भाई आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, गांधी जी बहुत मेहनत से आके लोगों को समझाए भाई आपको अहिंसा का सहारा लेना होगा, आपको सत्य का सहारा लेना होगा, ठीक है। अब अभी जस्ट समझा रहे हैं गांधी जी लोगों को, इसके पहले तो सब क्रांतिकारी थे, गांधी जी की बात मान के सब शांत हो गए थे। अब गुस्साई भीड़ पे आप चला दे रहे हो लाठी, एक आध लोग को मार भी दिए। चौरी चौरा में क्या होता है, घटना होती है, पूरी पुलिस स्टेशन को लोग फूंक देंगे, आग लगा देंगे चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को। यहाँ पे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं। गुस्साई भीड़ ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया। अब जब पुलिस स्टेशन को आग लगाते हैं तो 22 पुलिसकर्मी यहां पे कहा जाता है, कहीं कहीं 23 भी मिलता है पुलिसकर्मी की यहां पे डेथ हो जाती है। 22 पुलिसकर्मी की यहां पे डेथ हो जाती है, कहीं कहीं यहां पे 23 पुलिसकर्मी भी लिखा हुआ है। खैर हमारे लिए 22, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 22, मैक्सिमम जगह 22 लिखा है, ठीक है। तो 22 पुलिसकर्मी की यहां पे डेथ हो जाती है। अब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो गांधी जी उस वक्त रहते कहां पे, बारदौली में, ठीक है। गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी समझ जाते कि अब आ गया मूवमेंट को वापस लेने का काम। क्यों, क्योंकि भाई अब तक कोई भी हिंसा की गतिविधि मिली नहीं थी, अब ये हो गया है। अब अंग्रेजों को एक ऑप्शन मिल गया दमन करने का, कि हम क्या करें, पूरे मूवमेंट का दमन कर दें। तो वो मार काट देंगे, मतलब हत्याकांड को, नृशंस हत्या का भाई सोशल मीडिया तो है नहीं कि आप लोग डाल दोगे फोटो वीडियो। तो इसके लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई अब हमको इस मूवमेंट को वापस लेना होगा, ठीक है, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो बारदौली प्रस्ताव होता क्या है कि गांधी जी बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 2022 को बारदौली प्रस्ताव, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति का मैंने क्या बताया, यहीं पे देखो कार्य समिति की 15 सदस्यीय कार्य समिति की का गठन किया गया है। तो इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बनाएंगे और बोलेंगे भाई बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से कि हम क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समाप्त करते हैं, इसको वापस लेते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब वापस लेना होगा, मूवमेंट को वापस लिया जाता है, ठीक है, वापस लिया जाता है। अब देखो मूवमेंट बहुत प्यारी तरीके से चला था, क्योंकि मूवमेंट का टारगेट क्या था कि 1 साल में स्वराज की प्राप्ति। तो मूवमेंट क्या हुआ कि अपना टारगेट पा पाया, आप वापस ले रहे हो, तो मूवमेंट क्या अपना, यहीं पे क्वेश्चन आएगा, क्या मूवमेंट ने अपने टारगेट को अचीव कर पाया, तो आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, टारगेट अचीव नहीं कर पाया। जब टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा तो, और आप क्या कर रहे हो कि मूवमेंट को बिना टारगेट पा ही वापस कर ले रहे हो। क्यों, एक क्षेत्रीय घटना के कारण, एक राष्ट्रीय मूवमेंट को आप वापस करो चौरी चौरा की घटना के कारण। तो होगा क्या कि परिणाम होगा, गांधी जी का बहुत विरोध होगा, गांधी जी का अथाह विरोध होता है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हो, सबने, मतलब गांधी जी का सबने विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की इस घटना को राष्ट्रीय संकट करार दिया था, राष्ट्रीय, उन्होंने कहा था कि गांधी जी आपका जो डिसीजन है ये एक्चुअली राष्ट्रीय संकट है, और राष्ट्रीय संकट करार दिया था इन्होंने, ठीक है, ठीक। और इस पे बहुत हैरान हुए तो जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी के डिसीजन, उनको विश्वास नहीं था मतलब गांधी जी ऐसा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने विस्मय और आश्चर्य, इन्होंने भी गांधी जी के डिसीजन पे अपना जो आश्चर्य वो व्यक्त किया था, बहुत शौक थे वो, ये क्या भाई हो गया, विस्मय एवं आश्चर्य इन्होंने भी व्यक्त किया था, आश्चर्य इन्होंने भी व्यक्त किया। यही नहीं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इतने नाराज हो गए कि वो क्या करेंगे भाई, अगला जो 1922 में, ये घटना कब हो रही है, ये घटना 1922 में हो रही है, ठीक है। तो ये फरवरी की घटना है। इसके वजह से जो 1922 का अधिवेशन होगा अभी कांग्रेस का, तो यहाँ पे सीआर दास के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, और सीआर दास बोलेंगे, मतलब सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सब लोग नाराज हैं। हमको पता है मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, गांधी जी का साथ दिया था, किसमें, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। और आपको एक बात बता दें, लाला लाजपत राय पहले अगेंस्ट में थे,
लेकिन नागपुर अधिवेशन में जब स्वीकार किया गया था असहयोग आंदोलन को, तो लाला लाजपत राय भी गांधी जी के साथ में आ गए थे। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे पहली बात तो गांधी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है? गांधी जी। तो पहले सरकार की कार्रवाई किसके ऊपर होगी? गांधी जी को। गांधी जी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार और असंतोष फैलाने के जुर्म में इनको सजा दी जाएगी। तो गांधी जी को 6 ईयर 6 साल के कारावास की सजा दी जाती है। भाई आपने एक मूवमेंट चलाया, एक हिंसक आंदोलन को आपने चलाया था, तो भाई इसका दोषी किसको मानेगी? गवर्नमेंट मानेगी महात्मा गांधी जी को। तो गांधी जी को 6 साल की कारावास। अब कारावास की सजा पेपर में आता है क्वेश्चन कि किस न्यायाधीश ने कारावास की सजा सुनाई थी? वो न्यायाधीश कौन था? तो न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड। ठीक है, तो ये ब्रिटिश न्यायाधीश ब्रूमफील्ड की तरह। तो न्यायाधीश का नाम आ जाता है पेपर में, तो न्यायाधीश का नाम आपको हो गया ऐसा ब्रूमफील्ड। ठीक है, ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड। ठीक है, ने सजा सुनाया, सजा सुनाया। लेकिन गांधी जी क्या थे भाई? लोकप्रिय थे। गांधी जी क्या थे? लोकप्रिय थे। लेकिन अब देखो गांधी जी को सजा कब सुनाई जा रही है? 1922 में, मार्च 1922 में क्या है बेसिकली इनको गिरफ्तार करके सजा सुनाई जा रही है 1922 में। तो सजा 6 साल की थी, यानी पूरा होना था 1928 में। गांधी जी को लेकिन छोड़ दिया जाता है कब? 1924 में ही 5 फरवरी 1924 को हेल्थ रीजन से, स्वास्थ्य कारणों से इनको छोड़ जाता है। हेल्थ रीजन से इनको छोड़ जाता है, क्योंकि लोगों को पता था अगर गांधी जी की जेल में डेथ हो गई तो पूरा देश क्या हो जाएगा? हिंसक बन जाएगा। क्यों भाई? यही एक अहिंसक है, बाकी तो वहां पे अभी जो गरम दल के लोग हैं वो जिंदा है भाई। बस वो गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं कि ठीक है गांधी जी एटलीस्ट स्वदेशी के साथ बहिष्कार भी चला रहे हैं। ठीक है, और नेशनल लेवल पे चला रहे हैं। और जो गरम दल के लोग तो क्या चाहते थे भाई? नेशनल मूवमेंट के तौर पे चले, ये क्षेत्रीय ना चले। ठीक है, अब क्या है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कैसे फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने किया था। होता क्या है आपको बता दूं, गया अधिवेशन होता है 1922 में। अधिवेशन क्या होगा? गया अधिवेशन होगा आपका 1922 में। गया अधिवेशन में क्या होता है कि एक मुद्दा उठा जाएगा कि भाई देखो अब तो गांधी जी ने क्या किया, अपनी मनमानी की, और ये चाहते हैं कि कोई और दूसरा बड़ा नेता ना रहे, और इन्होंने बारदोली प्रस्ताव पारित कर दिया। 15 लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम मूवमेंट को वापस करेंगे। तो एक काम करो, अब हम चूंकि गया अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बन रहा है? तो गया अधिवेशन में सीआर दास अध्यक्षता करते हैं, सीआर दास। तो ये कहेंगे कि अब मैं ये डिसीजन लेता हूं कि आप लोग एक प्रस्ताव पारित कर दो। निर्णय लेता था कौन? अध्यक्ष। कि भाई आप लोग एक प्रस्ताव पारित करो कि हम विधान परिषद में शामिल होंगे, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का रूल क्या था कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करना चाहते हैं, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं। और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं मतलब हम भारत में चुनाव कराने वाले हैं। ठीक है, तो इनका था कि हमको विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए, विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। इस पे वोटिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, कि आप बताओ ये मेरा निर्णय है, क्या कांग्रेस इसमें समर्थन में है कि हमको विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए? लेकिन कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। अब अध्यक्ष और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेंगे? ये त्याग पत्र दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। ठीक है, कि भाई अब हम कांग्रेस में फिर रहेंगे ही नहीं, जब हमारी बात ही नहीं माना जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। अब समझ गए कि किस मुद्दे पे सीआर दास ने छोड़ा था कांग्रेस पार्टी को। और सीआर दास के ही चाहने वाले थे कौन? मोतीलाल नेहरू। दोनों लोग अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने बोला भाई हम तो यहां से दोनों लोग बोले हम अलग होंगे। ठीक है, तो इस मुद्दे पे अलग हो जाते हैं। अच्छा, जब असहयोग आंदोलन वापस ले जाता है, इसके बाद से ऐसा नहीं कि कांग्रेस कुछ अच्छा काम नहीं करती है। कांग्रेस ने यहाँ पे भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की। क्यों? स्वराज को स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की जाती है? 1923 में। नोट कर लेना आप लोग अपने डायरी में, राष्ट्रीय खादी बोर्ड। यहीं पे लिखवा देता हूं, नोट, ऐसे लिखो, नोट। राष्ट्रीय खादी बोर्ड कब स्थापना हुई? 1923 में। ओके, में स्थापना हुई, ये पूरी बात आप लोग जाना। ये प्रीलिम्स में कालानुक्रम में या कुछ भी मैच वैच कराने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग रेडी रहेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप सबका काम है इस पे रेडी रहना।
अब देखो स्वराज पार्टी आ गया, तो स्वराज पार्टी इसका मतलब क्या है, जब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बना रहे हैं तो एक काम क्या होगा, एक काम ये होगा कि ये लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। सीआर दास इसी मुद्दे पे विभाजन हुआ है कि हम लोग को विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए, तो होगा क्या, ये लोग विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं, और होगा क्या कि जो केंद्रीय असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके चुनाव में ये पहले पार्टिसिपेट करेंगे और चुनाव का परिणाम क्या, तो चुनाव परिणाम मैंने लिखा है। तो सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल परिणाम देखो, क्योंकि स्वराजवादियों के, ठीक है, और वर्क काम पे काम क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी, प्री में भी आ सकता है। लेजिस्लेटिव, ठीक है, क्योंकि पीटी फैक्ट नहीं देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, और होता क्या है, कितनी सीटें स्वराज पार्टी जीतती है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इन्होंने 42 सीटों पर, 101 सीटों पर इलेक्शन हुआ और इन्होंने 42 सीटों में इसमें विजय प्राप्त की, 42 सीटों पे इन्होंने विजय प्राप्त की। अब क्या होंगे, अब कानून निर्माण में कम से कम 42 भारतीयों का साथ हो गया, तो इसका फायदा क्या होगा कि भारतीय के पक्ष में कानून बनाए जाएंगे। तो चुनाव परिणाम हमने देख लिया, ये हो गया। अब भारतीयों के चुनाव में रोल हो जाता है, तो पॉजिटिव वर्क आपको दिखाता हूं, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, भारतीयों के पक्ष में इन्होंने क्या क्या काम किया। तो पहली बात देखो कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष ही भारतीय बना देंगे लोग, तो इनका पहला काम क्या होता है कि ये क्या करेंगे, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना देंगे। विट्ठल भाई पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को क्या करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाएंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना देंगे। तो पहला काम हो गया, क्या हुआ कि भारतीय अध्यक्ष बन गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। दूसरी बात इनके द्वारा क्या की जाती है, देखो और भी क्या बातें होती हैं, इस बीच में स्क्रीन कमेटी बढ़ती है कि भारतीय सेना के स्क्रीन कमेटी, स्क्रीन कमेटी का गठन किया जाता है। स्क्रीन कमेटी का गठन क्यों किया जाएगा, भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाए, सेना का भारतीयकरण कर दिया जाए, उसके मेंबर के तौर पे यहां पे शामिल होंगे, ठीक है, ध्यान देना। मोतीलाल नेहरू, तो सेना का भारतीयकरण किया जाए, क्योंकि हमको पता है 1857 से क्या हुआ था, सेना में ब्रिटिशर्स की भूमिका बढ़ा दी गई थी, भारतीयकरण किया जाए। अब हम लोग स्वराज की बात करें तो भाई पहले तो आर्मी हमारी हो, ये कुछ सोचेंगे नहीं, गोली चला देंगे। तीसरा, इसी में ड्यूरेशन में क्या है, इनके दबाव में ये क्या आता है, मूडीमैन समिति की गठन किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना, मूडीमैन समिति का गठन किया जाता है। मूडीमैन कमेटी का गठन किया जाएगा। मूडीमैन कमेटी का जब गठन किया जाएगा तो ये क्या करेगी, 1919 के एक्ट का समीक्षा करेगी, 1919 के एक्ट की समीक्षा करेगी। और हमको पता है 1919 के एक्ट में क्या गया था कि भाई द्विशासन स्थापित किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। तो ये कहेगी कि भाई हमको प्रांतों से जो द्वैत शासन है उसको समाप्त करना चाहिए, उसको सेंटर में लेके आना चाहिए और प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी है। तो मूडीमैन कमेटी की सुझाव क्या हो गया, मूडीमैन कमेटी का सुझाव था कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए, द्वैत शासन समाप्त किया जाए। और जब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो जाएगी, वहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी चाहिए और इसको केंद्र में लेके जाना चाहिए, ठीक है, इसको केंद्र में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहां सीधे हम लोग लिखते हैं कि इसको केंद्र में भेजो, केंद्र में भेजो द्वैत शासन को। और आप देखो कि 1935 के एक्ट में यही होता भी है, 1935 के एक्ट में यही होगा भी। तो मूडीमैन कमेटी। चौथा जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताना है वो ध्यान देना, राष्ट्रीय कैदी अधिनियम आया था, ठीक है, आपका 1850 में स्टेट प्रिजनर एक्ट आया था 1850 में। और एक एक्ट आया था आपका राष्ट्रद्रोही गोष्ठी निरोधक अधिनियम, ठीक है, ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूं इसको। एक एक्ट आया था आपका राष्ट्रीय कैदी अधिनियम, राष्ट्रीय कैदी अधिनियम, ये कहीं आप ये राष्ट्रीय कैदी अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय कैदी अधिनियम आपका आया था 1850 में। कब आया था, 1850 में, ठीक है, राष्ट्रीय कैदी अधिनियम आपका 1850 में। और एक अधिनियम आपका था, ध्यान देना,
उसका नाम था राष्ट्रद्रोही गोष्ठी निरोधक अधिनियम। राष्ट्रद्रोही मतलब कोई राष्ट्रद्रोही गोष्ठी, ठीक है, गोष्ठी मतलब मीटिंग होता है, गोष्ठी निरोधक अधिनियम, निरोधक अधिनियम, अधिनियम। तो इसमें क्या था कि आप कोई भी मीटिंग्स नहीं कर सकते जो राष्ट्रद्रोही हो, ठीक है। ये 1921 में 1921 में तो इन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है, ध्यान देना 1921। इस दोनों अधिनियम, ये जो दोनों अधिनियम थे, इन दोनों अधिनियम का विरोध किया गया स्वराज्यवादियों के द्वारा, ठीक है। पूर्व के इन दोनों अधिनियमों का क्या किया, विरोध किया गया, ये भारतीय हित में नहीं है। इतना ही नहीं, और भी अधिनियम का विरोध किया गया था। जैसे सीमांत अत्याचार अधिनियम था 1867 का, उसका भी विरोध किया गया था। तो कई सारे जो हम लोग कह सकते हैं कि दमनकारी एक्ट्स थे, स्वराजवादियों ने उसका विरोध किया कि भाई इसमें परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहां से के बारे में, एक हमारी नेक्स्ट घटना वो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएट, ठीक है, हाँ आर्मी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। HRA के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कुछ कुछ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ठीक है। अब देखो क्या होता है, HRA का गठन आपको होता है 1924 में, 1924 में HRA का गठन होता है। और यहीं से ध्यान देना, आप 1924 से ही हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण पढ़ते हैं, 1924 to 34, जब बेसिकली यही इंपैक्ट में माना जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांधी जी के द्वारा वापस लेने का परिणाम क्या रहा कि भारत में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की में वृद्धि हुई। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल देखोगे कि इसी में क्या हो रहा है, HRA का गठन हो रहा है। HRA का गठन कब हो रहा है, तो 1924 में, एग्जैक्ट डेट आप लोग जानना चाहते हो तो वो डेट था 24 अक्टूबर 1924, 1924 को कानपुर में HRA का, क्योंकि अब साम्यवादी विचारों का भी प्रभाव आपको भारत में देखने को मिलेगा, HRA का गठन होता है। इसके संस्थापक कौन थे, जोगेश चंद्र चटर्जी, सत्येंद्रनाथ आपका सान्याल, इन लोगों की भूमिका थी बेसिकली इसको स्थापना करने में। HRA से इतना ही लोग नहीं, इस HRA से अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी संबंधित थे, ठीक है, रोशन सिंह भी संबंधित थे, राजेंद्र लाइली भी संबंधित थे। ये सब लोग का संबंध HRA से था। तो बेसिकली इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो ये दो पर्सनालिटी थे। इसके बारे में पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, जोगेश चंद्र चटर्जी और सत्येंद्रनाथ सान्याल। HRA ने क्या किया, भाई आपने स्थापना तो कर दिया, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको अगर लगता है कि हमको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करना है, हथियार चाहिए हमारे पास, तो हथियार के लिए इन्होंने क्या किया कि इनको पता चला, खबर मिली कि सहारनपुर से एक मालगाड़ी जो है, एट डाउन मालगाड़ी जो है वो लखनऊ जा रही है। तो इन्होंने बीच में काकोरी स्टेशन पे, जो कि एक छोटा सा स्टेशन था, वहीं पे प्री प्लान तरीके से 9 अगस्त 1925 की यह घटना है, इन्होंने क्या किया, काकोरी कांड हुआ। मतलब यहां पे ट्रेन को लूटा गया और ट्रेन में जो हथियार थे, जो वेपन्स थे, ठीक है, हथियारों को लूट लिया गया, हथियारों को लूट लिया गया, लूट लिया गया। अब इसका फायदा क्या होगा, भारतीय नजर से देखेंगे तो भाई अब हमारे रिवॉल्यूशनरीज के हाथ में एडवांस वेपन्स चले जाएंगे, जो पुलिस के पास थे, जो ब्रिटिशर्स आर्मी के पास थे। तो 8 डाउन मालगाड़ी लूटी गई। अब ये क्या है, अब अंग्रेजों को दिखाने को मिल गया कि इस बीच में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है वो कौन कर रहा है, HRA वाले कर रहे हैं, जिन्होंने काकोरी कांड किया था, ठीक है। तो वो काकोरी कांड के दोषी पाएंगे रामप्रसाद बिस्मिल जी को, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्लाह खां जी को, रोशन लाल जी को और राजेंद्र लाहिड़ी जी को, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना मुसलमानों की क्या भूमिका है, तो यहाँ पे एक नाम है, पढ़ना बहुत मानते हैं। अभी अब ऊपर हम लोग अबुल कलाम आजाद जी को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, नाम पर जाना। यहाँ पे आपको कुछ कई भ्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी तोड़ देगी। अभी तुमने महात्मा गांधी देखा, ठीक है, महिलाओं की भूमिका थी कि नहीं, ये भी भ्रम आपका टूट गया, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां जी को देखो, इन चारों लोग को, ये वो लोकेशन है जहां फांसी की सजा दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां जी को फैजाबाद में, रोशन लाल जी को नैनी जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, ठीक है। ये पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में आ सकता है। इन स्थानों पर फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी। अब हुआ क्या कि जितने भी लोग HRA के मेंबर्स थे, धर पकड़ और उनको आजीवन कारावास देना, जेल में डालना स्टार्ट कर दी कौन, इंग्लिश गवर्नमेंट। तो HRA को भंग कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को भंग कर दिया गया। और बाद में 1928 में क्या होता है, HRA का पुनर्गठन होगा। और इस HRA का जब अब पुनर्गठन होता है, तो इस HRA का पुनर्गठन करता कौन है, तो
वो पर्सनालिटी का नाम था चंद्रशेखर आजाद जी। ये क्या करेंगे, फिरोज शाह कोटला मैदान में एक मीटिंग करेंगे और एचआरओ को कर देंगे HSRA। यहां पे जो बस HRA का मतलब वही है, एस का मतलब बस सोशलिस्ट समझ जाना, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम हो गया, बस बाकी HRA का मतलब वही। तो 1928 में क्या हो रहा है, HRA का पुनर्गठन हो रहा है। हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई पुनर्गठन है, ये केवल पुनर्गठन है, सब लोग वही, बस नाम बदल गया। कहां पे, फिरोज शाह कोटला मैदान में। और अब इसकी HSRA की सबसे बड़ी घटना क्या होगी, तो हमको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन गठन क्या होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919 का एक्ट जो था उसकी समीक्षा करना। इस समीक्षा के लिए जब फेब में 1928 में साइमन कमीशन भारत आती है, तो भारत में साइमन गो बैक के नारा लगेंगे और कई जगहों, खासतौर पर पंजाब वाला, सभी जगहों पे इसके साइमन गो बैक, साइमन के अगेंस्ट में मूवमेंट होते हैं। पंजाब में मूवमेंट बहुत तेज होता है, ठीक है, लाहौर में, पंजाब में, ये सारे एरियाज में मूवमेंट बहुत तेज होगा। तो होता क्या है बेसिकली कि लाहौर पुलिस कमिश्नर था, उसका नाम था सॉन्डर्स। सॉन्डर्स ने क्या किया था, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज की थी और लाठीचार्ज करने के उपरांत क्या हुआ, ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, ठीक है। वो हम साइमन कमीशन अभी देखेंगे तो थोड़ा सा और भी डिटेल में देख लेंगे। तो यानी सॉन्डर्स को माना जाता क्या, हमारे भाई लाल बाल पाल कौन है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। तो और ये लोग कैसे हैं, ये भी एक्टिविटीज, ठीक है, अब ये भी क्या है भाई, रिवोल्यूशनरी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये भी क्रांतिकारी हैं और एक क्रांतिकारी नेता की डेथ हो गई, तो छोड़ेंगे तो नहीं ये लोग, क्योंकि भाई इनके लिए तो भाई सबसे बड़े लीडर वही है, हमारे लिए भी, हम सबके लिए थे उस वक्त। तो मतलब समझ गए ना भाई कि मतलब वो रिस्पेक्ट थी कि आपको क्या पता है, तिलक जी की डेथ होती है और सबसे ज्यादा जो गहरा दुख व्यक्त करते हैं वो कौन व्यक्त करते हैं, गांधी जी, ठीक है। तिलक जी को तो हम लोग एग्रेसिव लीडर के तौर पे जानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के तौर पे जानते हैं, लेकिन सोचो, ठीक है। तो होता क्या है, जिन लोगों ने सॉन्डर्स हत्याकांड याद होगा, 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स को गोली मार हत्या कर जाती है। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यहीं पे आप लोग जो लाहौर षड्यंत्र केस समझते हो ना, यही है आपका लाहौर षड्यंत्र केस, यही है आपका, यही क्या आपका लाहौर षड्यंत्र केस है 28 में। लेकिन देखो ये हत्या कब कर रहे हैं इन्होंने, 1928 में, और 23 मार्च 1931 को क्या है, इन तीनों महाभूतियों का हम लोग कह सकते हैं को फांसी दी जाती है। हमारे मुख्य लीडर्स थे, ठीक है। और आज भी देखोगे कि मुझे लगता है कि ये वो पर्सनालिटी हैं जो हमारे लिए मुख्य, मतलब हम लोग कि इनके लिए वो इतनी इज्जत है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब अथाह इज्जत भरी है, अथाह इज्जत, मतलब कोई इसकी सीमा ही नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या कर दी गई, फांसी की सजा दी गई। मतलब इनके लिए शब्द ही नहीं है, अच्छे शब्द ढूंढे जाए तो शायद में सबसे बढ़िया शब्द ढूंढने में दुविधा की विषय, मतलब क्या बोला जाए तो कहा नहीं जा सकता है। कंट्रीब्यूशन इतना भाई, अभी बताता हूं, इनको फांसी की सजा। आप बोलोगे सर कि ऐसा क्या कि आप सब नहीं ढूंढ पा रहे हो। आपको पता है हम लोग सुनते क्या कि भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए इसी समय गांधी इम्पैक्ट अभी हो रहा है, अभी समझाऊंगा आपको। तो भगत सिंह को कहा जाता था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी चाहते भी थे भगत सिंह को बचाना, कुछ लोग कहते हैं नहीं बचाना चाहते थे। क्यों, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और इन्होंने हिंसा किया था। तो गांधी इम्पैक्ट में कहा दिया था इरविन ने कि भाई हम केवल आपके राजनीतिक द्रोहियों को छोड़ेंगे, जिन्होंने कोई हत्याकांड किया है या ऐसे एक्टिविटी में शामिल है उनको नहीं छोड़ेंगे। भगत सिंह इस बात को समझते थे, वो सोचे कि भाई गांधी जी दुविधा में पड़ेंगे और गांधी जी का रहना बड़ा जरूरी है इस भारतीय राजनीति में, ठीक है, वरना फिर ये अंग्रेज उन्हीं की बात मानेंगे। हमसे तो लाठी का के डरते हैं, बस असली तो इन्हीं से डरते हैं वो। तो भगत सिंह कहते हैं कि भाई हमको बचना ही नहीं है, हमको अगर बचना होता तो बम फोड़ के वहां हम नारेबाजी करके बहरों को सुनाने के लिए आवाज थी ये कह के आत्मसमर्पण थोड़ी करते, भाग जाते हैं। भाई हमको कौन पकड़ पाता, जो प्लान करके असेंबली के अंदर आ सकता है वो असेंबली के बाहर नहीं जा सकता है, वो भी भगत सिंह। इन्होंने कहा कि मैं इनडायरेक्टली, मैं तो आया था कि हमारे जैसे कई और भारतीय आए था कि जितनी जल्दी भागेंगे अच्छा होगा। एक भगत सिंह क्या करेगा, ये अब सुनो, ये इंपॉर्टेंस थी, भागे ही नहीं थे। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा दी गई 23 मार्च 1931 को, और इसी लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन 28 से 31 इस 3 साल के बीच में बहुत सारा कांड होता है, जिसमें एक भगत सिंह का जो अंतिम हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा कांड था, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, 8 अप्रैल 1929। ये भगत सिंह और
यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया था कि वहां पे जाके बम फोड़ दिया सेंट्रल असेंबली में। किसी को ऐसी जगह बम फोड़ा था कि केवल एक इंफॉर्मेशन देना था कि ये बम तुम्हारे लीडर्स पे भी पड़ सकता था, और सबके सब चित के चितौड़े उड़ जाते हैं, पूरी असेंबली खत्म कर देता मैं। लेकिन ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरा क्या था, मेरा उद्देश्य था बस बहरों को आवाज सुनाना, बहरों के कान में आवाज पहुंचाना, कान में आवाज पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। यहां से भाई ये लोग अरेस्ट होंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्या घटना लिखा है, हर बार एक बंदा बच जा रहा है। जैसे HSRA के जो लीडर थे उनका नाम था, जो संस्थापक थे, चंद्रशेखर आजाद जी, हर बार बच जाते थे। लेकिन कहा जाता कि एक दगेबाज ने अंतिम में वो काम कर ही दिया। 27 फरवरी 1931 को जो आज अल्फ्रेड पार्क आप लोग देखते हो, वहां पे चंद्रशेखर आजाद आराम कर रहे थे, और ब्रिटिश गुप्तचर, या हम लोग कह सकते हैं कि उनके जो होते ना भाई, हमारे यहाँ भी तो थे, ऐसा थोड़ी ना कि गद्दार नहीं थे। गद्दार नहीं थे तो एकदम प्लासी यार थे, हर जगह पे तो गद्दार से ही आ रहे हैं। तो होता क्या है कि चंद्रशेखर आजाद की जो जानकारी थी, चंद्रशेखर आजाद जी की जो जानकारी थी कि वो अल्फ्रेड पार्क में हैं, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में, और वो भी अकेले हैं, इस जानकारी को पहुंचा दिया किसके पास, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर था, प्रयागराज का जो ब्रिटिश गवर्नर था उसके पास। अब होगा क्या, चारों तरफ से कहा जाता है कि अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया गया, और उस वक्त सो रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी। वो समझ जाते हैं कि भाई ठीक है अब गिर गए हैं, और फाइनली पिस्टल में जितनी गोली थी सबसे लड़े, एक लास्ट गोली से उन्होंने खुद को मार लिया। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की गोली से या अंग्रेजों के द्वारा जिनको सजा नहीं दी गई। तो वो चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने खुद को मार लिया था, अंग्रेजों के हाथ लगे नहीं थे। इस टाइप के क्वेश्चन बन के आए। आप बोलोगे कि सर क्या बेवजह से बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, वो चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली क्रांतिकारी घटनाएं देखते हैं। इसी तरीके से ऐसा नहीं कि केवल यही क्रांतिकारी घटना होती है। जब HRA के ही मेंबर थे या HSRA के ही मेंबर थे जतिन दास जी, जतिन दास जी जिसको जब पकड़ के जेल में रखा जाता है तो वो कैदियों की हित की मांग करते हैं। वो कहते हैं बढ़िया खाना दो, बढ़िया चीजें दो, अमानवीय व्यवहार मत करो। उसके लिए जतिन दास जी जेल में अनशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जतिन दास जी की भी घटना आप चाहो तो लिख लो, ठीक है। जतिन दास जी क्या करेंगे, जेल में अनशन कर देंगे, और 13 सितंबर 1929, 13 सितंबर, एक और डेट याद करो, SEPT 13 सितंबर 1929 को जतिन दास जी आमरण अनशन कर देंगे और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जतिन दास जी, जतिन दास जी क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, ठीक है, और इनकी होती है डेथ हो जाती है, ठीक है। अनशन थोड़ा सा गलत लिखा गया, अनशन होगा, और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 64 दिन, 64th डे, 64वें दिन इनकी मृत्यु होती है। 64 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन किया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। फिर चिटगांव सशस्त्र हमला भी आप लोग समझ सकते हो कि मतलब यहीं से संबंधित था। हालांकि इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बाद में देख लेंगे बढ़िया तरीके से। अभी आज की क्लास हमको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। साइमन कमीशन और जो छुटपुट और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है उसको कल देख लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में इसके आगे देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।